नमस्कार, मैं रीना तिवारी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से का जो अ, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो और पॉइंट जो है उसे लेकर आई हूँ। और अगर आप इसे विस्तार से पढ़ते हैं तो आपके जो है नंबर इसमें पक्के हैं। और ये चैप्टर ऐसा है कि इससे हर साल जो है क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो देर न करते हुए आज के पॉइंट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर नज़र डालते हैं। और इसके पहले हमने जो है इस चैप्टर से जुड़े हुए कुछ एमसीक्यू जो है आपको प्रोवाइड किए हैं, आप उसे देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का जो सबसे मुख्य पॉइंट है वो है फ्रांसीसी क्रांति। कुछ लोग फ्रांस की क्रांति कहते हैं, कुछ लोग फ्रांसीसी क्रांति कहते हैं। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि 1789 में जो है वो हुआ था। ये एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो ये क्रांति जो है 1789 में जो है वो हुई थी। तो चलिए इसे स्पष्ट करते हैं। तो देखिए फ्रांसीसी क्रांति में सबसे, जैसा कि आपका टाइटल है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, तो राष्ट्रवाद को पहले समझते हुए चलते हैं। राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म, जिसमें लोग जो हैं अपने राष्ट्र के प्रति जो है अपने प्रेम को दर्शाते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का हो, उनके अधिकार के लिए हो या फिर उनकी राष्ट्रीयता की भावना के लिए हो। तो इस तरह से वो अपने राष्ट्र के प्रति जो है प्रेम को जो है दर्शाते हैं, हर पक्ष को लेकर जो है वो ध्यान में रखते हैं अपने राष्ट्र से जुड़े हुए। तो इस तरह से किस तरह से वो राष्ट्रवाद जो है फ्रांस में उदय होता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फ्रांसीसी क्रांति। यह राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। देखिए यहीं से जो है फ्रांसीसी क्रांति से ही राष्ट्रवाद का जो है वो एक स्पष्ट अभिव्यक्ति जो है हमें देखने के लिए मिलती है, एक नया रूप जो है देखने के लिए मिलता है। और सबसे बड़ी पॉइंट ये है इसमें कि पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों के माध्यम से सामूहिक पहचान विकसित किया गया था। यानी कि लोग जो है पितृभूमि और नागरिक अपने अधिकारों और विचारों के प्रति जो है अपना एक सामूहिक पहचान जो है बनाने की योजना जो है वो बनाए थे। और देखिए उस समय जो है एक नया झंडा जो है फ्रांसीसी झंडा जो है चुना गया था और कहा गया है कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो लागू की गई थी। यानी कि एक नए विचारधारा के हिसाब से जो है उन्होंने अपनी पहचान बनानी जो है वो शुरू की थी। तो इस तरह से फ्रांसीसी क्रांति जो है वो शुरू होती है। तो ये हमारा पॉइंट था फ्रांसीसी क्रांति। अगला पॉइंट देखते हैं। हमारा जो सेकंड पॉइंट है इस चैप्टर का जो सब महत्वपूर्ण टॉपिक में माना जाता है, नेपोलियन संहिता, दी नेपोलियनिक कोड 1804। ये आप पॉइंट ध्यान में रखिएगा, नेपोलियन संहिता जो कि 1804 से जुड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। नेपोलियन ने लोकतंत्र को नष्ट किया। देखिए यहाँ बताया गया है कि नेपोलियन ने जो है सबसे पहले वहाँ लोकतंत्र को जो है वो नष्ट किया और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश की। 1804 यानी कि 1804 की नागरिक संहिता ने जन्म आधारित विशेषाधिकार जो है बिल्कुल रूप से वहाँ पर ख़त्म कर दिया था। जन्म रूपी जो विशेषाधिकार वहाँ पर लागू होते थे, अब उसको पूर्ण रूप से उन्होंने जो है वो ख़त्म कर दिया। कानून के समझ समानता दी। देखिए कानून के प्रति जो है उन लोगों ने जो है समानता की पेशकश की और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया और सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। तो इस तरह से देखिए नेपोलियन संहिता में जो है वो पहले जन्म पर आधारित जितने भी नागरिक संहिता यहाँ बताया कि जन्म आधारित जितने भी विशेषाधिकार थे उनको उन्होंने सबसे पहले समाप्त किया और उसके बाद जो है कानूनी समानता दी और संपत्ति के अधिकार को उन्होंने जो है पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा और समानती व्यवस्था को जो है उन्होंने क्या किया, एकदम से हटा दिया। तो ये था नेपोलियन संहिता। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है इस चैप्टर से जुड़ा हुआ। देखिए अगला पॉइंट है हमारा वियना समझौता। आप तो समझ गए होंगे कि वियना समझौता में जो है कितने बहुत सारे यूरोपीय देश जो है इसमें शामिल थे। तो आइए इसको जो है टू द पॉइंट देखते हैं। वाटरलू में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय शक्तियां जैसे कि ब्रिटेन है, रसिया है, पर्सिया है, ऑस्ट्रिया है, ये सारे लोग जो है
वियना में जो है अपनी एक मीटिंग जो है वो रखते हैं। उन्होंने वियना में एक अपनी बैठक की और फ्रांस में बोरबन वंश को फिर से जो है वो सत्ता दी गई, यानी कि जो अब सत्ता से हट गया था बोरबन वंश, अब फिर से जो है उसको सत्ता में लाया गया और फ्रांस की सीमाओं पर नए राज्य स्थापित किए गए ताकि वहां विस्तार न हो सके। और इस तरह से उन्होंने नए नए जो है अपने राज्य को स्थापित किया ताकि दूसरा का विस्तार जो है वहां पर न हो पाए। तो इस तरह से वियना समझौता जो है वो हुआ था, द वियना सेटलमेंट इन 1815। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। अगला हमारा पॉइंट है जोसेफ मैथनी और गुप्त संगठन। जोसेफ मैथनी और गुप्त संगठन, देखिए कैसे उन्होंने गुप्त गुप्त संगठन बनाए थे, जो कि एमसीक्यू में आपसे पूछा जाता है। तो देखिए मैथनी एक इतालवी क्रांतिकारी थे। मैथनी जो एक इटली के क्रांतिकारी थे जिनका मानना था कि राष्ट्र की मानवता की प्राकृतिक इकाई है। उन्होंने कहा था कि राष्ट्र की मानवता जो है ना वही उसकी एक प्राकृतिक इकाई है, वही जो है हमारे लिए एक अहम भूमिका जो है वो निभाएगी। उन्होंने युवाओं को एकीकरण के लिए प्रेरित किया, यानी कि उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि सब जो है एक हो जाए। इसलिए उन्होंने एक संगठन बनाया, यंग इटली और यंग यूरोप जैसे संगठनों की उन्होंने जो है स्थापना करके जो है वहाँ के लोगों को एकीकरण करने के लिए जो है वो प्रेरित किया, एक दूसरे को जो है मिलजुल कर काम करने के लिए प्रेरित जो है वो किया था। तो इस तरह से जोसेफ मैसनी का और ये गुप्त संगठन जो है यंग इटली और यंग यूरोप, ये उनके लिए बहुत ही सहायक साबित हुआ था। तो ये हमारा पॉइंट था, पॉइंट नंबर 4, जोसेफ मैसनी और गुप्त संगठन। ये यंग इटली और यंग यूरोप, आप जो है इस संगठन को याद रखिएगा। अगला हमारा पॉइंट है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम, ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि 1822 से 1832 तक जो है वो जारी रहा। तो चलिए देखते हैं इसमें सबसे पहले ऑटोमन साम्राज्य यहाँ बताया गया कि यूनान जो था, ग्रीक का यूनान, जो कि ऑटोमन साम्राज्य का ही एक हिस्सा था। और यहाँ बताया गया है कि इसकी आज़ादी के संघर्ष के पश्चिमी यूरोप के लोगों को और कवियों का समर्थन मिला। देखिए जब इसकी आज़ादी के लिए लोग लड़ रहे थे तो इसमें बताया गया है कि जितने भी पश्चिमी यूरोप के लोग थे और जो उस समय के महान कवि थे, उन लोगों ने काफ़ी जो है समर्थन जो है वो किया था, जिन्होंने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालन कहा और उन्हीं लोगों ने जो है यूरोपीय सभ्यता का पालन जो है वो बोला था। आगे बताया जाता है कि 1832 में कुस्तुनतुनिया ने की संधि ने इसे स्वतंत्र घोषित किया। देखिए बताया जा रहा है कि जब 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई थी, उसी समय जो है यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी जा रही थी यूनान को जो है आज़ाद करने के लिए, तो उस समय जो है वो उसे आज़ादी जो है वो घोषित किया गया। जब इस संधि संधि के बाद ही उसे स्वतंत्र जो है वो घोषित किया गया था। तो इस तरह से आप जो है याद कर सकते हैं पॉइंट को, कि अगर आपसे पूछे यूनानी स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, तो कब से कब हुआ था या कब हुआ था, तो आप 1821 से लेकर 1832 जो है वो पॉइंट याद रखेंगे। और किस संधि के बाद जो है उसे आज़ादी जो है घोषित किया गया था, तो आप जो है 1832 की कुस्तुनतुनिया संधि जो है वो आप लिख सकते हैं। तो आगे देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है उदारवादी राष्ट्रवाद, लिबरल नेशनलिज्म। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर उदारवादिता में यहाँ बताया गया है कि जितने भी मध्यम वर्ग के लोग थे उनके लिए अगर उदारवाद का कोई अर्थ था तो वो था व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता। उदारवादी राष्ट्रवाद में जितने भी मध्यम वर्ग के लोग थे उस समय, वो यही समझते थे कि उनकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है और समानता है वही जो है उनके लिए उदारवाद है। आर्थिक रूप से इनका अर्थ बाजारों की मुक्ति और वस्तुओं व पूंजी की आगमन पर राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की समाप्ति थी। यानी कि वो यही चाहते थे कि आर्थिक रूप से जितनी भी उन पर जो है कर लगाए गए हैं या जितने भी आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए जितने भी प्रतिबंध हैं उन सभी को क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, यानी कि बाजारों की उनकी मुक्ति हो। तो इस तरह से ये उदारवादी राष्ट्रवाद था यहाँ पर, जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार के लिए या मध्यम वर्गीय लोगों के लिए उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता सर्वोपरि था। अगला पॉइंट है जर्मनी का एकीकरण, जो कि एक मुख्य पॉइंट है इस चैप्टर का।
यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जो कि 1866 से लेकर 1871 तक जो है वो हुआ था। आइए देखते हैं जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। तो देखिए यहाँ बताया गया कि मध्यम, इसमें भी मध्यम वर्ग के लोगों का अहम भूमिका है। यहाँ बताया गया कि मध्यम वर्ग में जर्मनी में राष्ट्रवादी भावनाएं प्रबल थी। यानी कि जितने भी जर्मनी में रहने वाले मध्यम वर्गीय लोग थे उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जो है बहुत ही तीव्र थी। और आगे बताया गया है कि पर्शिया ने ऑटोमान बिस्मार्क के नेतृत्व में इसका जिम्मा जो है वो लिया था। यानी कि पर्शिया ने जो है नेतृत्व किया था, और उसमें जो उसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे ऑटोमान बिस्मार्क। आगे कहा गया है कि रक्त और लौह नीति जो है यहाँ पर अपनाई गई थी। सबसे मुख्य कारण यही था कि यहाँ पर रक्त और लौह नीति को अपनाया गया था, और 7 वर्षों में 3 युद्धों के बाद केसर विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट जो है वो घोषित किया गया था। यानी कि इस तरह से जो है उन्होंने जो है 3 युद्ध लड़े, और उसके बाद जो है कैसर विलियम प्रथम को जो है उन्होंने अपना सम्राट जो है घोषित किया था। तो इस तरह से जर्मनी का एकीकरण जो है वो हुआ था, जिसमें मध्यम वर्गीय लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिया था। और इसमें बिस्मार्क के नेतृत्व में जो है उन्होंने जो है लड़ाइयाँ लड़ी, और इसके बाद उन्होंने विलियम प्रथम को जो है जर्मन का सम्राट जो है वो घोषित किया था। इसके बाद देखिए इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली। ये भी देख लीजिए, जैसे उनका हुआ था ऐसे इटली का भी हुआ है। तो इटली 7 राज्यों में बटा था। देखिए जब जर्मनी का एक इटली का एकीकरण नहीं हुआ था उस समय इटली जो है 7 वर्गों में 7 राज्यों में जो है बटा था, जिनमें से केवल सार्डिनिया, पिडमोंट पर इतावली राजघराने का शासन था। यानी कि कहा जा रहा है कि उसमें एक ऐसा राजघराना था जहां पर किसी और का शासन नहीं था। काउंट कैबूर ने कूटनीति आंदोलन के नेतृत्व में किया, और जोसेफ गैरिबाल्डी ने स्वयंसेवकों यानी कि लाल कुर्ती के साथ मिलकर 1861 में तक राष्ट्र को एकजुट जो है वो किया था। देखिए इसमें 2 लोगों का महत्वपूर्ण भूमिका है। एक काउंट कैबूर, जिन्होंने काफ़ी जो है कूटनीतिक आंदोलन का नेतृत्व किया, काफ़ी कूटनीतिक विचारों को ध्यान में रखते हुए अपने एकीकरण को जो है वो अ, करने में अपनी अहम भूमिका निभाई। उसके बाद जोसेफ गैरिबाल्डी ने जो है स्वयंसेवकों के साथ मिलकर जो है 1861 में राष्ट्र को एकजुट जो है वो किया था। तो इस तरह से इटली का एकीकरण हुआ था। उसके पहले इटली जो है 7 राज्यों में बटा हुआ था। अगला हमारा जो मेन पॉइंट है वो है राष्ट्र का दृश्यीकरण, विजुलाइजिंग द नेशन। तो इस तरह से उन्होंने राष्ट्र का जो है किस तरह से दृश्यीकरण किया। इसमें कई लोग जो है वो शामिल थे जिन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी अलग अलग आइडिया देकर। तो इसमें बताया गया कि जितने भी कलाकार थे यहाँ पर, उन्होंने जो है खास तौर पे महिला रूपकों को प्रयोग किया। और आगे बताया जा रहा है कि फ्रांस में मरियान स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतीक, मरियान को जो है उन्होंने स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतीक माना। और जर्मनी में जर्मेनिया यानी कि बलूत के पत्तों का मुकुट पहनने वाली जो वीरता का प्रतीक है का प्रयोग जो है वो किया गया। तो इस तरह से उन्होंने अपने दृश्यीकरण को जो है वो दर्शाया लोगों के समझ, विश्व के समझ अपने देश में। उन्होंने कलाकारों को जो है खास तौर पे यहाँ पर कहा गया है कि कलाकारों ने राष्ट्र को दर्शाने के लिए महिला रूपकों का प्रयोग किया। महिला रूपक को जो है उन्होंने प्रयोग किया, और महिला रूपक में उन्होंने क्या प्रयोग किया, मरियान को प्रयोग किया जो कि स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतीक माना गया। और जर्मनी में जर्मेनिया यानी कि बलूत के पत्ते का मुकुट पहनने वाली, और उसे जो है वीरता का प्रतीक जो है वो माना गया। तो इस तरह से राष्ट्र का दृश्यीकरण जो है उन्होंने विजुलाइजिंग जो है वो किया था। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाल्कन राष्ट्रवाद, बाल्कन नेशनलिज्म। तो देखते हैं 1871 के बाद 1871 के बाद तनाव का सबसे गंभीर स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। देखिए इसमें कहा गया है कि बाल्कन ऐसा क्षेत्र था जो कि 1871 के बाद काफी तनावग्रस्त था, और इसमें रोमानी राष्ट्रवाद के प्रसार और ऑटोमान साम्राज्य के विघटन ने इस क्षेत्र को विस्फोटक बना दिया था। यानी कि जब रोमानी राष्ट्रवाद का प्रचार चारों तरफ हो रहा था और ऑटोमान साम्राज्य का विघटन
जब हुआ था, तो ये जो क्षेत्र है बाल्कन वो काफ़ी विस्फोटक हो गया था, यानी कि काफ़ी जो है यहाँ पर राजनीति जो है उच्च स्तर पर था, जिससे अंततः प्रथम विश्व युद्ध जो है वो हुआ, और यही कारण है कि सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध का जो है वो कारण जो है वो बना था बाल्कन राष्ट्रवाद। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट के बाद अब हम इस चैप्टर से जुड़े हुए, यानी कि यूरोप के में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों के बीच में सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए क्या कदम उठाए? तो यहाँ पर यही क्वेश्चन किया गया है कि जितने भी फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे उस समय, उन्होंने फ्रांसीसी लोगों के लिए, फ्रांस के लोगों के बीच में अपनी पहचान, अपनी सामूहिक पहचान पैदा करने के लिए क्या कदम उठाया था, क्या लोगों को सुझाव दिया था, आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया कि फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने एक राष्ट्र की भावना पैदा करने के लिए कई उपाय किए। उन्होंने एक नहीं बल्कि कई उपाय किए। सबसे पहले उन्होंने पितृभूमि ला पेट्री जिसे कहते हैं और नागरिक ले सिटियन जिसे कहते हैं जैसे विचार पेश किए, ताकि यह संविधान के तहत समान अधिकार वाले संयुक्त समुदाय पर जोर दिया जा सके। तो सबसे पहले देखिए उन्होंने दो मुख्य पॉइंट जो है वो लोगों के बीच में प्रस्तुत किया, एक पितृभूमि जिसे ला पेट्री कहा गया और एक नागरिक लेफ्ट न्यूटन। ऐसे विचार जो है उन्होंने लोगों के बीच में जो है प्रस्तुत किए, जिससे कि संयुक्त समुदाय पर जोर जो है वो दे सके। दूसरा उन्होंने क्या किया, पूर्व शाही मानक के स्थान पर एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा जो है वो चुना गया। उन्होंने जितने भी पूर्व शाही मानक थे उसको हटाकर जो है उन्होंने एक नए झंडे का जो है वो चुनाव किया। और आगे तीसरे पॉइंट में हम कह सकते हैं कि स्टेट जनरल का नाम बदलकर उन्होंने नेशनल असेंबली जो है वो कर दिया। जो स्टेटस जनरल का नाम हुआ करता था कभी, अब वहाँ पर जो है उन्होंने नेशनल असेंबली जो है वो कर दिया था, और इसका चुनाव सक्रिय नागरिक द्वारा जो है वो किया जाने लगा। यानी कि अब जो है इसका चुनाव कौन कर सकता था, वहाँ के नागरिक कर सकते थे। चौथा उन्होंने क्या किया, नए भजन रचे गए। उस समय जो भजन चलते थे उसको हटाकर उन्होंने नए भजन रचे और राष्ट्र के नाम पर शपथ ली गई, और उन्होंने राष्ट्र के नाम पर जो है शपथ लेनी जो है वो शुरू कर दी। अंत में एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई और सभी नागरिकों के लिए समान कानून जो है वो बनाए गए। तो देखिए इस तरह से उन्होंने केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो लागू की और नागरिक के लिए समान कानून जो है उन्होंने बनाए। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और फ्रांसीसी राष्ट्र की साझा भाषा, फ्रांसीसी जो है राष्ट्र की साझा भाषा जो है वो बन गए। तो देखिए जितनी भी क्षेत्रीय क्षेत्रीय बोलियां बोली जा रही थी, जितने भी आसपास के लोग जो है कुछ दूरी पर अलग अलग जो बोली बोल रहे थे, उनको जो है उतना ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि फ्रांसीसी को राष्ट्र का साझा भाषा बनाया गया, यानी कि जितने फ्रेंच लैंग्वेज को जो है उन्होंने अपनी राष्ट्रभाषा जो है वो बनाई। तो इस तरह से फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का फ्रांसीसी लोगों के बीच में अपनी पहचान बनाने का जो भावना था, वो इस तरह से उन्होंने जो है वो विकसित किया था। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, 1804 की नागरिक संहिता यानी कि नेपोलियन संहिता की विशेषता का वर्णन कीजिए। 1804 की नागरिक संहिता यानी कि नेपोलियन संहिता जिसे कहा जाता है, नागरिक संहिता भी कहा जाता है और नेपोलियन संहिता कहा जाता है, उसकी विशेषता का आप वर्णन कीजिए। तो देखिए 1804 की जो नागरिक संहिता थी, जिसे नेपोलियन संहिता के रूप से भी जाना जाता है, और महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन लेकर आई। इसमें जो है नेपोलियन संहिता में विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक परिवर्तन जो है वो हुए थे। मुख्य रूप से इनमें जन्म के आधार पर सभी विशेषाधिकार को समाप्त किया गया। देखिए जैसा अभी हमने मेन पॉइंट में पढ़ा था कि जितने भी विशेषाधिकार थे उनको समाप्त कर दिएगा, जिससे मध्यम वर्ग के समान अवसर जो है वो मिल सके। यानी कि जितने भी विशेषाधिकार जो है वो अगर खत्म हो गए तो मध्यम वर्ग को भी थोड़ा अवसर मिलेगा। एंड इस बताया गया है कि इसने इसने कानून के समक्ष समानता स्थापित की और नागरिकों के लिए संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया। तो देखिए जब नागरिक संहिता हुआ यानी कि नेपोलियन संहिता हुआ, तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, जितने भी समानता के अधिकार थे और नागरिकों के संपत्ति का जो अधिकार था उसको उन्होंने काफ़ी जो है वो सुरक्षित करके रखा। और आगे बताया जा रहा है कि फ्रांसीसी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया था।
देखिए बताया गया है कि जितने भी फ्रांसीसी नियंत्रण वाले क्षेत्र थे, जहाँ पर फ्रांसीसी का नियंत्रण था, वहाँ पर नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। यानी कि काफ़ी जो है वहाँ पर विभाजन जो है सही ढंग से किया प्रशासन का, और सामंती व्यवस्था को समाप्त किया। जितने भी सामंत व्यवस्था थे वहाँ पर उनको जो है वो बिल्कुल उन्होंने वहाँ से बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त किया। यानी कि उस समय किसानों को भूदासत्व और जागीरदारी का शुल्क जो है वो देना पड़ता था, जिसको उन लोगों ने पूर्ण रूप से क्या किया, खत्म कर दिया। और शहरों में कारीगरों के संघों को, प्रतिबंधों को जो है उन्होंने हटा दिया। यानी कि जितने भी कारीगर संघ थे, उनके ऊपर जो भी प्रतिबंध पहले से लगाया गया था, वो सारे प्रतिबंध जो है जब नागरिक संहिता आई तो उसको जो है वो हटा दिया गया। और यही नहीं, परिवहन और संचार प्रणालियों में भी सुधार जो है वो किया गया। इस संहिता में व्यापारियों को यह महसूस कराया गया कि समान कानून और एक साझा राष्ट्रीय मुद्रा से वस्तुओं को आदान प्रदान आसानी होगी। तो देखिए आचार नागरिक संहिता में जो है इस तरह से व्यवस्था की गई कि जितने भी वर्ग थे, सभी वर्गों को जो है वो लाभ मिल सके, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, सबको जो है समान अधिकार जो है वो मिले। इससे उनको जो है राष्ट्रीय मुद्रा से वस्तुओं को आदान प्रदान करने में भी आसानी होगी। इस तरह से जो है यहाँ पर नागरिक संहिता में जो है इस तरह का व्यवस्था जो है वो किया गया था। तो ये था हमारा 1804 की नागरिक संहिता, यानी कि नेपोलियन संहिता की विशेषता। आगे देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वियना संधि जो कि 1815 में हुआ था, प्रावधानों और उसके उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। यानी कि वियना संधि जो हुआ था, जिसमें जितने भी यूरोप के पावरफुल कंट्री थे भाग लिए थे, उसमें क्या चीज़ें हुई थी, उनका उद्देश्य क्या था, आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि वियना संधि का मुख्य उद्देश्य उन अधिकारों परिवर्तनों को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान यूरोप में लाए गए थे, और राजाशाही को बहाल करना था। तो देखिए वियना में जो है सबसे पहले जो मेन पॉइंट था कि जितने भी वहाँ पर जो राजाशाही खत्म कर दिया गया था, पहले फिर से जो है वहाँ पर राजाशाही को बहाल करना था। और यहाँ पर जो है नेपोलियन के दौरान यूरोप में जितने भी लोग आए थे, सबसे पहले बोरबान वंश, जिसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटा दिया गया था, उसे फ्रांस में फिर से सत्ता दी गई थी। देखिए बोरबन वंश को जो है फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो है बिल्कुल हटा दिया गया था, वो सत्ता में नहीं थे। लेकिन इस बार वियना संधि के में जो है ये प्रस्ताव रखा गया कि फ्रांस में फिर से जो है वो बोरबन वंश को जो है वो सत्ता में लाया जाएगा। दूसरा, फ्रांस में उन क्षेत्रों को खो दिया जिन्होंने उसने नेपोलियन के तहत अपने कब्जे में लिया था। देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि दूसरा, फ्रांस ने उन क्षेत्रों को खो दिया जिन्हें उसने नेपोलियन के तहत अपने कब्जे में लिया था। तीसरा, भविष्य में फ्रांसीसी विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं और राज्यों को एक श्रृंखला स्थापित की गई। यानी कि जितने भी फ्रांसीसी विस्तार को रोकने के लिए उन्होंने सबसे पहले जो है सीमाओं पर राज्यों की श्रृंखला जो है वो स्थापित की थी। जैसे आप एग्जाम्पल में ये देख सकते हैं कि उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया और दक्षिण में पिडमोंट में जुनाव को जो है वो जोड़ा गया। यही नहीं, पर्सिया को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर नए क्षेत्र दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया और उत्तरी इटली को नियंत्रण दिया गया। इसी तरह से 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को अछूता छोड़ दिया गया। तो इस तरह से वियना संधि में जो है इस तरह के उद्देश्यों का पालन करना था। तो आप समझ गए होंगे कि वियना संधि का मुख्य उद्देश्य था उन अधिकारों और परिवर्तनों को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान जो है यूरोप में आए थे। अब उनको वो लोग चाहते थे कि ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाए और फिर से जो है वहां पर राजाशाही जो है बहाल करना था। और पुनः जो है बोरबन वंश को जो है, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बिल्कुल हटा दिया गया था, फिर से उनको जो है फ्रांस में सत्ता देने की बात जो है वो हुई थी। और यही नहीं, दूसरा, फ्रांस में उन्होंने उस क्षेत्रों को खो दिया था जिन्होंने नेपोलियन के तहत अपने कब्जे में लिया था। तो इस तरह से उन्होंने कई पश्चिमी सीमाओं के पर नए क्षेत्र जो है वो विस्तार किए थे। तो ये था वियना संधि। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोसेफ मैथनी कौन था और इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी। तो देखिए अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जोसेफ मैथनी जो था कि एक इटली का क्रांतिकारी था,
इतावली क्रांतिकारी था। तो आइए इसके बारे में पहले देखते हैं, फिर देखते हैं कि उसकी भूमिका क्या थी। तो देखिए, वो जैसा कि हम जानते हैं कि जोसेफ मैसनी जो है एक क्रांतिकारी था जो कि इतावली से बिलोंग करता था, और उसका जन्म जो है 1807 में जेनाओ में हुआ था, और वो कार्बोनरी नामक का गुप्त संगठन के सदस्य बने। और उनका ये मानना था कि ईश्वर ने राष्ट्रों को मानवता की प्राकृतिक इकाई जो है वो बनाया है। इटली के एकीकरण को प्राप्त करने के लिए उन्होंने दो गुप्त संगठनों की स्थापना की, जैसा कि अभी आप कुछ देर पहले समझे हैं। मार्सेई में उन्होंने यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप, यानी कि दो संगठन जो है उसने बनाई थी। उसका मुख्य लक्ष्य इटली के राष्ट्रों को व्यापक गठबंधन के भीतर रखकर एक एकल एकीकृत गणराज्य के रूप में ढालना था। यानी कि उसका यही उद्देश्य था कि किसी तरह से जो है वो इन दो संगठनों के द्वारा जो है एक एकीकृत जो है गणराज्य जो है वो बनाए। लोगों में विविधता ना हो बल्कि एकीकरण हो। और आगे यहाँ ही नहीं, 1831 और 48 में उनके विद्रोह जो है वो विफल रहे, लेकिन वे युवाओं को प्रेरित करने और पूरे यूरोप में क्रांतिकारी पैदा करने में सफल रहे। देखिए, जब भी उसने जो है नेतृत्व किया 1831 या 48 में, उसका जो विद्रोह था वो काफ़ी जो है विफल रहा, उसमें कोई उसे सफलता नहीं मिली। लेकिन एक काम उसने ज़रूर किया कि जितनी भी युवा पीढ़ी थी उसमें जो है उसने जो है उनको प्रेरित करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी, और उनके अंदर जो है क्रांतिकारी की भावना, प्रेम के प्रति, राष्ट्रवाद के प्रति क्रांतिकारी की भावना जो है भरने में उन्हें सफलता जो है वो मिली थी। और ये आगे देखते हैं, मेटरनिक जैसे रूढ़िवादी नेता उनसे डरते थे। यानी कि जितने भी रूढ़िवादी नेता थे उनमें मेटरनिक सबसे सर्वोपरि माने जाते हैं। वो भी जो है उससे डरते थे, और राजाशाही के विरोध के कारण उन्हें हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताते थे। तो, तो देखिए, इस तरह से जोसेफ मैसनी और उसके इटली के एकीकरण में उसकी भूमिका थी। सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें ये दो संगठनों का नाम है, यंग इटली और यंग यूरोप, जिसके द्वारा उन्होंने युवाओं में जो है एक तरह की क्रांतिकारी भावना भरी थी, देश प्रेम को लेते हुए। तो इस तरह से जोसेफ मसनी, और ये था उनका एकीकरण। अगला पॉइंट है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। किस तरह से जर्मनी का एकीकरण हुआ, इसकी क्या प्रक्रिया रही, उसका वर्णन करना है। आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया तो तभी शुरू हो गई जब राष्ट्रवादी भावनाएं उदारवादी विचारों से हटकर राज्य की शक्ति और सैन्य बल पर स्थानांतरित जो है वो हो गई। पर्सिया ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन के नेतृत्व संभाला, और इसके जो मुख्यमंत्री थे ऑटो बिस्मार्क, यानी कि जो नेतृत्व करता थे इस प्रक्रिया के वास्तुकार थे। यानी कि ऑटोविन मार्स की जो है जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया जो थी उसके जो है वास्तुकार माने जाते हैं, जिन्होंने पर्सिया की सेना और नौकरशाही का समर्थन जो है वो प्राप्त हुआ। उनको जो है पर्सिया की सेना और नौकरशाही का समर्थन जो है वो प्राप्त था। बिस्मार्क ने देखिए बहुत ऐसा जो है योगदान दिया था। उन्होंने कहा, देखिए, बिस्मार्क ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रक्त और लौह की नीति का पालन किया था। बिस्मार्क जो है अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए उसने एक नीति का पालन किया जिसका नाम था रक्त और लौह। और 7 वर्षों के दौरान पर्शिया और ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ 3 युद्ध लड़े गए। यानी कि 7 वर्षों में ही 3 युद्ध जो है वो लड़े गए थे। यहाँ देखिए, यहाँ दर्शाया गया है कि पर्सिया ने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ 3 युद्ध जो है वो लड़े थे। ये जो 3 युद्ध हुआ था वो ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ जो है वो हुआ था। ये सभी युद्ध पर्सिया की जीत में समाप्त हुए और एकीकरण की प्रक्रिया हुई। देखिए, इस मतलब कहने का अर्थ ये है कि इस तीनों ही युद्ध में जो है वो पर्सिया की जो है वो जीत हुई। और आगे जैसा कि आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा पहले चैप्टर में, कि पर्सिया की ही जीत होती है, जिसे फ्रांस के कुछ कब्जे जो है वो पर्सिया के अंदर आ जाते हैं।
तो देखिए, हम बताया कि जनवरी 1871 में वर्साय के महल में हॉल ऑफ मिरर्स में आयोजित एक समारोह में पर्शिया के राजा विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट जो है वो घोषित किया गया। जैसा कि अभी अब मुख्य पॉइंट में हम लोग पढ़े थे कि विलियम प्रथम को जो है जर्मन का सम्राट जो है वो घोषित किया गया था। तो इस तरह से जनवरी 1971 में वर्साय के महल, जिसको हॉल ऑफ मिरर्स कहते हैं, वहाँ पर एक समारोह आयोजित किया जाता है और पर्शिया के राजा जो होते हैं विलियम प्रथम को जर्मन सम्राट जो है वो घोषित किया जाता है। तो इस तरह से जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया जो है वो पूरी होती है। सबसे पहले यहाँ ये कहा गया है कि राष्ट्रवादी भावनाएं जो थी, जो उदारवादी विचार थे, उनको हटाकर वहाँ की राज्य शक्ति और सैन्य बल के का जो है वो स्थानांतरित जो है वो किया गया था। यानी कि जितने भी उदारवादी भावनाएं थी, विचार थे, उनको जो है राज्य की शक्ति और सैन्य बल की ओर से जो है स्थानांतरित जो है वो किया गया था। और इसका नेतृत्व जो है, बताया जा रहा है कि पर्शिया ने जो है राष्ट्रीय एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व संभाला और इसमें जो नेतृत्वकर्ता थे उनको मेन रूप से जो है ऑटो वान बिस्मार्क को जो है वो दिया गया था। और यही नहीं, उनके नेतृत्व में 3 युद्ध हुए, तीनों युद्ध में जो है पर्शिया की जो है वो जीत हुई थी। और जीत होने के बाद जब वर्साय महल में, यानी कि हॉल ऑफ मिरर्स में, जब एक समारोह आयोजित किया गया, तो वहाँ राजा विलियम प्रथम को जो है जर्मन का सम्राट जो है वो घोषित किया गया था। तो ये सारी प्रक्रिया थी जर्मनी के एकीकरण की। तो ये था हमारा आज का क्लास, जो कि यूरोप के राष्ट्रवाद के मुख्य पॉइंट और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से जुड़ा हुआ था। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।